हेलो फ्रेंड्स, क्विक रेल में आपका स्वागत है। आज है 7 अगस्त। 7 अगस्त से जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं उन सभी क्वेश्चंस की हम चर्चा करेंगे। अच्छा, बात करें यहाँ पर अगर हम तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपके एग्ज़ाम रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट जीएस के क्वेश्चंस होंगे उसको भी हम यहाँ पर देखते रहेंगे। और आज के वीडियो का जो टारगेट रखा गया है वो मात्र 10 लाइक का टारगेट रखा गया है ना। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को बनाने के लिए कोई बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, सब कुछ फ़ोन से करना पड़ता है ना, मेहनत बहुत लगती है। तो आप वीडियो को पसंद आए तो ज़रूर लाइक किया कीजिएगा, है ना, और शेयर भी कीजिएगा। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने पद से इस्तीफ़ा दिया है? तो बात करें यहाँ पर तो अभी बांग्लादेश में आरक्षण की वजह से तख्ता पलट हुआ है। आरक्षण को लेकर के जो मांग हो रही थी वो बहुत ज़्यादा हिंसक हो गया है। उस वजह से जो तख्ता पलट हुआ है, इसकी वजह से जो वहाँ की प्रधानमंत्री थी, कहाँ की, बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री थी, उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। और इस्तीफ़ा देने के बाद ये भारत आई हैं और फिर भारत से यूरोप चली गई हैं। ठीक है, तो बात करें अगर यहाँ पर बांग्लादेश की तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेख हसीना जो थी वो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी, उन्होंने इस्तीफ़ा दिया। बात करें थोड़ा सा अगर आरक्षण के मुद्दे को समझने की कोशिश करें यहाँ पर तो ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर बांग्लादेश में 56% जो है वो आरक्षण जो है कोटा दिया गया था, जिसमें से जो मेन मुद्दा था कि यहाँ पर जो 30% ये जो फ्रीडम फाइटर्स को दिया जा रहा था, सब कुछ जो मुद्दा था वो यहीं से शुरू हुआ था, है ना। कि ये जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स का मतलब ये कि जो 30% स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार वाले हैं, जब 1971 में बांग्लादेश आज़ाद हुआ था पाकिस्तान से, तब जिन लोगों ने अपना योगदान दिया था उन स्वतंत्रता सेनानियों के जो परिवार है, जो फैमिली है, उनको 30% का आरक्षण दिया जा रहा था। और यहाँ के युवाओं का ये कहना है कि मतलब मेरिट लिस्ट में आने के बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है ना। और जो मतलब किसी भी लायक नहीं है उनको मतलब सरकारी नौकरियों में बिना योग्यता के आधार पे उनकी नियुक्ति हो जा रही है। इसी को लेकर के विरोध चल रहा था और ये विरोध बढ़ते बढ़ते बहुत आगे बढ़ गया था। बाद में इस आरक्षण को कम करके 7% कर दिया गया था। जो 56% आरक्षण था, इसमें भी फिर 5% जो था ये मात्र स्वतंत्रता सेनानी के परिवार वालों को था, और फिर उसके बाद अदर्स को 2 था, और फिर 93% जो था वो जनरल कैटेगरी के लिए डिसाइड किया गया था। लेकिन बाद में ये मुद्दा फिर से पलट गया था। तो मेन आरक्षण को लेकर मुद्दा था, बाद में बढ़ते बढ़ते शेख हसीना जो है इनकी जाकर के इस्तीफ़े के ऊपर ख़त्म हो गया कि नहीं भैया, हमको ये चाहिए ही नहीं, प्रधानमंत्री के तौर पे इनको इस्तीफ़ा ही देना है। और इस वजह से बहुत सी वहाँ पर हिंसक गतिविधियाँ भी हुई हैं। तो मेन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखना है। अच्छा, बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं। जैसे बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका जो है बांग्लादेश की क्या है? राजधानी है। वहीं पर बात करें अगर बांग्लादेश से कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करें तो यहाँ पर ना अभी आपको ध्यान रखना है, जो सेना प्रमुख हैं उनका नाम क्या है? तो वकार उज जमान नाम ध्यान रखिएगा। वकार उज जमान ये नए सेना प्रमुख हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम ध्यान रखिएगा। और यहीं पे अगर हम बात करें तो मोंगला पोर्ट के परिचालन का अधिकार अभी हाल ही में भारत को प्राप्त हुआ था। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सीमा रेखा है ना, उसको क्या बोला जाता है? ये एग्ज़ाम में आपसे क्वेश्चंस पूछ सकता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इसमें जो त्रिपुरा और बांग्लादेश की सीमा लगती है इसे जीरो लाइन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीरो लाइन। और बांग्लादेश और भारत की जो सीमा है ये सबसे लंबी सीमा रेखा है। भारत की किसी भी पड़ोसी देश के साथ जो बॉर्डर लगता है, सीमा लगता है, 4096 किलोमीटर आपको ध्यान रखना है। बांग्लादेश और भारत के बीच में सीमा रेखा है। ठीक है, बात करें तो यहाँ पर बिमस्टेक का मुख्यालय है। जो ढाका जो बांग्लादेश की राजधानी है वहाँ पर मुख्यालय किसका है? तो बिमस्टेक का मुख्यालय है। ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एशियन क्रिकेट काउंसिल के अभी हाल ही में नए अध्यक्ष जो हैं वो कौन होने वाले हैं? तो दरअसल मोहसिन नकवी का नाम आपको ध्यान रखना है। ये जो है ये मोहसिन नकवी हैं और पीछे आप पाकिस्तान का झंडा देख रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल ये पीसीबी यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो है ये हेड हैं और ये अब एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष बनेंगे। कब? जनवरी 2025 में इनका कार्यकाल शुरू होगा, है ना। जनवरी 2025 में ये इसके अध्यक्ष बनने वाले हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें तो इसका जो मुख्यालय है वो कोलंबो में, कोलंबो श्रीलंका की राजधानी है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं पे अगर हम बात करें
तो आपको ध्यान रखना है एलिसा मद्राजो, ये FATF यानी फाइनेंशियल टास्क फोर्स जो है इसकी अभी अध्यक्ष बनाई गई हैं। सिद्धार्थ मोहंती की बात करें तो ये अभी हाल ही में LIC के अध्यक्ष बनाए गए हैं। धीरेन्द्र ओझा की बात करें तो आपने नाम सुना होगा PIB, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, PIB के महानिदेशक अभी हाल ही में बनाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक समापन समारोह में ध्वजवाहक किसे बनाया गया है। देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो जब उद्घाटन समारोह था तो उद्घाटन समारोह के अंदर PV सिंधु और शरत कमल को क्या बनाया गया था, यहाँ पर उद्घाटन समारोह के अंदर ध्वजवाहक बनाया गया था। ठीक है, अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक फोटो आप देख रहे हैं मनु भाकर की, किसकी, ये है मनु भाकर, और दूसरा आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है हॉकी के प्लेयर हैं PR श्रीजेश। PR श्रीजेश ने अभी संन्यास की घोषणा भी की है। और आपको ध्यान रखना है कि अभी हॉकी की जो टीम है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर PR श्रीजेश का नाम ध्यान रखना है, किसकी बात कर रहे हैं, समापन समारोह में ध्वजवाहक की बात कर रहे हैं। फिर से क्वेश्चन समझिएगा, एक PR श्रीजेश और एक मनु भाकर, दोनों का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यहाँ पर अगर चाहते तो ऑप्शन E बना करके A और D डाल देते, लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ ध्यान रखना है कि PR श्रीजेश और मनु भाकर दोनों ध्यान रखना है, दोनों समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। और यहाँ पर PV सिंधु और शरत कमल का ध्यान रखिएगा, ये उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक जब शुरुआत हुई थी पेरिस ओलंपिक की। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक अभिनव बिंद्रा का नाम ध्यान रखना है आपको, मशाल वाहक थे। वहीं पे आपको ध्यान रखना है शुभंकर क्या है इस बार का, शुभंकर जो है ओलंपिक फ्रिज एक तरह की टोपी है ना फ्रांस की, उसको शुभंकर बनाया गया है। भारतीय टीम को स्पॉन्सर किसने किया, तो आपको ध्यान रखना है अडानी ग्रुप ने स्पॉन्सर किया था भारतीय टीम को। वहीं पे जूरी सदस्य बनने वाली जो पहली भारतीय महिला है बिल्किस मीर, उनका नाम ध्यान रखिएगा। इस बार पेरिस ओलंपिक का 33वां संस्करण था, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर मेडल की बात करें तो पहला मेडल मनु भाकर ही लेकर के आई थी पेरिस ओलंपिक में, दूसरा मेडल भी मनु भाकर और सरबजोत सिंह की जोड़ी लेकर के आई थी मिक्स इवेंट में, तीसरा मेडल स्वप्निल कुसाले लेकर के आए थे, और चौथा मेडल जो है अब हॉकी में आने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र कमांड में 18वें सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो संयुक्त राष्ट्र कमांड की बात करें तो दरअसल ये दक्षिण कोरिया में अमेरिकी नेतृत्व वाला एक संगठन है ना, और इसके जो 18वें सदस्य के रूप में शामिल किया गया है वो किया गया है जर्मनी को शामिल किया गया है। ठीक है, तो जर्मनी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अच्छा, जर्मनी की बात करें अगर तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जो हॉकी विश्व कप था, किसकी बात कर रहे हैं, हॉकी वर्ल्ड कप की, हॉकी वर्ल्ड कप की बात कर रहे हैं जो 2023 में हुआ था। इसे किसने जीता था, इसे जीता था जर्मनी ने। वहीं पे मैं बात करूं तो भांग के उपयोग को लीगल करने वाला जो तीसरा यूरोपीय देश है वो कौन बना है, जर्मनी बना है। हाइड्रोजन से चलने वाली जो पहली ट्रेन है वो भी आपको ध्यान रखना है जर्मनी में चली थी, है ना, विश्व में पहली ट्रेन जो हाइड्रोजन से चली थी जर्मनी में। एक आपको ध्यान रखना है बॉन जलवायु सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पर हुआ है, तो जर्मनी में हुआ है। जर्मनी की राजधानी क्या है, तो बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। क्या है, बर्लिन जो है ये जर्मनी की राजधानी है। यूरो यहाँ की करेंसी है। फ्रैंक वाल्टर स्टीनवेयर यहाँ के राष्ट्रपति हैं। चांसलर ओलाफ स्कोल्ज का नाम आपको ध्यान रखना है। चलिए, ये तो हो गया थोड़ा सा जर्मनी के बारे में, स्टैटिक की बात कर ली हमने। अब कुछ नए सदस्य देशों की बात कर लेते हैं जो हाल ही में अलग अलग संस्थाओं के नए सदस्य बने हैं। तो कुछ संगठनों के जो नए नवीनतम सदस्य देश बने हैं हम उनकी बात करते हैं। जैसे सबसे पहले बात करते हैं नाटो की, तो नाटो के अभी हाल ही में नवीनतम सदस्य देश बना है स्वीडन, जो कि 32वां सदस्य देश है। वहीं पे आपको ध्यान रखना है 31वां जो है नाटो का देश वो फिनलैंड बना है 2023 में, और 2024 में स्वीडन बना है। G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी, उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है अफ्रीकन यूनियन जो है ये 21वां सदस्य देश बना है, G20 का सबसे नवीनतम देश है। आसियान की बात करें तो आसियान का नवीनतम सदस्य देश तिमोर लेस्ते बना है, इसी को ईस्ट तिमोर के नाम से जाना जाता है और ये 11वां देश है। SCO की बात करें अगर यहाँ पे संघाई सहयोग संगठन की, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है इसका जो नवीनतम देश बना है बेलारूस, और वो 10वें नंबर का देश है। ब्रिक्स की बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ब्रिक्स के अंतर्गत आपको ध्यान रखना है कि टोटल 6 देशों को शामिल करने की बात कही गई थी, जिसमें से 5 तो आपके सामने है UAE, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान और इथोपिया। जो 6वां देश था वो था आपका अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना ने शामिल होने से मना कर दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि किस देश ने शामिल होने से मना कर दिया था, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अर्जेंटीना जो है इसने मना कर दिया था।
ठीक है। फिर ISA यानी इंडियन सोलर अलायंस की बात कर रहे हैं। पराग्वे जो है इसका पूर्ण रूप से 100वां देश बना था, ये भी आपको ध्यान रखना है। IMF की बात कर लेते हैं। अंडोरा जो है IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात कर रहे हैं, इसका नवीनतम सदस्य देश अंडोरा बना है जो कि 190 नंबर का है, याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, हिरोशिमा दिवस जो है ये कब मनाया गया। हिरोशिमा दिवस की अगर हम बात करें तो आपको ध्यान रखना है 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। कब? 6 अगस्त को। हिरोशिमा की बात कर लेते हैं, एग्जाम में इससे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से बताता हूँ मैं आपको, और क्या क्या चीज़ें पूछी जाती, सारी चीज़ें यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, बताने वाला हूँ। देखिए, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस टाइम पे आपको ध्यान रखना है अमेरिका का। अमेरिका ने जापान के ऊपर ना परमाणु हमला किया था, है ना। क्या किया था? परमाणु हमला। जापान के 2 शहरों पर किया था। एक शहर था आपका हिरोशिमा की बात करें तो 6 अगस्त 1945 को ये हमला किया गया था, और यहाँ पर जो मिशन चलाया गया, जो परमाणु बम गिराया गया था, वो लिटिल बॉय के नाम से गिराया गया था। वहीं पे 3 दिन बाद यानी कि नागासाकी पे आपको ध्यान रखना है 9 अगस्त को। ये 6 अगस्त है ना, इसे आप 9 अगस्त कर लीजिएगा। कब? 9 अगस्त को आपको ध्यान रखना है नागासाकी पर। कब? 9 अगस्त को फैटमैन नाम से परमाणु बम गिराया गया था। अब हिरोशिमा में अकेले ना 90,000 लोगों की मौत हो गई थी, और ये जो परमाणु बम गिरने से जो मृत्यु हुई थी ये बहुत ज़्यादा हुई थी। आज भी यहाँ पर ये उनके जेनेटिक में, DNA में ये परिवर्तन देखने को मिलता है जो किसी रेडिएशंस की वजह से होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये पूरी की पूरी चीज़ कि अमेरिका ने गिराया था परमाणु बम जापान के ऊपर। पहली बार जो परमाणु बम का यूज हुआ था, जो परमाणु बम गिराया गया था किसी देश पे, वो ये हिरोशिमा पे ही गिराया गया था। और ये डेट भी पूछी जाती है और इसका नाम भी पूछा जाता है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नई दिल्ली में त्रिस्तरीय सेवा वित्तीय सम्मेलन की जो अध्यक्षता है वो किसने की है। तो आपको ध्यान रखना है जो भारत के 2nd CDS हैं अनिल चौहान, है ना। ये 2nd नंबर के क्या हैं? CDS हैं, भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात करें अगर हम यहाँ पर, तो ये आपके CDS हैं 2nd नंबर के अनिल चौहान, इन्होंने इसकी अध्यक्षता की है। अच्छा ध्यान रखिएगा उद्देश्य क्या है, तो जो सशस्त्र बल हैं उनके वित्तीय मामलों में सामंजस्य और तालमेल बिठाना जो है वो इसका उद्देश्य है। ये बैठक है CDS ने की है, 2nd CDS अनिल चौहान ने। कब? तो 5 अगस्त को ये बैठक हुई थी, और वहीं पर ये जगह भी ध्यान रखिएगा कहाँ पर, तो नई दिल्ली में ये बैठक हुई थी, ठीक है। वहीं पर द्रौपदी मुर्मू ने भी हाल ही में 52वें राज्यपालों के सम्मेलन की अध्यक्षता की है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर बात करते हैं, चलिए अगले क्वेश्चन की। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के आदि चुनचुनगिरी अभयारण्य को मोर अभयारण्य घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अभी केंद्र सरकार जो है इसने मोर अभयारण्य में 2 मोर अभयारण्य घोषित किए। कितने? 2 नए मोर अभयारण्य घोषित किए हैं। तो आपको ध्यान रखना है जो आदि चुनचुनगिरी अभयारण्य है ये कर्नाटक के मांड्या जिले में, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। लेकिन मैंने यहाँ पर जिक्र किया कि अभी 2 नए मोर अभयारण्य की बात कर रहे हैं, तो एक ध्यान रखिएगा कर्नाटक के मांड्या में आदि चुनचुनगिरी अभयारण्य, और एक आपको ध्यान रखना केरल के पलक्कड़ में चुल्लानूर अभयारण्य। ये 2 नए मोर अभयारण्य जो है केंद्र सरकार ने घोषित किए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर तो कर्नाटक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेकिन आपको कर्नाटक और केरल के दोनों आपके मोर अभयारण्य जो है वो ध्यान रखने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस कंपनी द्वारा असम के मोरी गांव में सेमीकंडक्टर यूनिट जो है वो स्थापित की गई है। तो कंपनी का नाम आपसे पूछा जा रहा है, कंपनी का नाम ध्यान रखिएगा टाटा ग्रुप्स, ठीक है, टाटा के द्वारा। कहाँ पर? असम के मोरी गांव में सेमीकंडक्टर इकाई, ध्यान रखिएगा। और यहीं पे आपको ध्यान रखनी है कि इसकी जो आधारशिला रखी है वो किसने, तो सीधी सी बात है असम के अंदर रखा गया है। तो जो असम के मुख्यमंत्री हैं, है ना, हेमंता बिस्व शर्मा, हेमंता बिस्व शर्मा का नाम आपको ध्यान रखना है। हेमंता बिस्व शर्मा ने इसकी आधारशिला रखी है, और अगर इसकी लागत की बात करें तो 27,000 करोड़ रुपए जो है इसकी लागत आने वाली है। और ये जो अपना काम है कब से शुरू कर देगा, तो 2025 से 25 तक ये अपना जो है सेमीकंडक्टर इकाई जो है ये चालू होने की संभावना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जीवन दान पुरस्कार से किस राज्य को मिला है। तो हाल ही में जो जीवन दान पुरस्कार है ये मिला है आंध्र प्रदेश राज्य को। किस राज्य को? आंध्र प्रदेश राज्य को ये पुरस्कार दिया गया है। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपसे कि आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो अमरावती आपको ध्यान रखना है,
क्या है, अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। वहीं पे बात करें मुख्यमंत्री कौन है, तो चंद्रबाबू नायडू भी यहाँ के मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। गवर्नर यानी राज्यपाल की बात करें तो एस अब्दुल नज़ीर का नाम आपको ध्यान रखना है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो ये जो जीवन दान पुरस्कार दिया गया है, क्यों दिया गया है, ये जीवन दान पुरस्कार है क्या, तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सबसे अधिक अंगदान की वजह से, किस वजह से, सबसे अधिक अंगदान की वजह से ये पुरस्कार जो है ये आंध्र प्रदेश को मिला, यानी आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक अंगदान हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। अच्छा, आंध्र प्रदेश की बात करें तो एनटीआर भरोसा पेंशन योजना भी आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ है, ये भी ध्यान रखना है। चलिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पुरस्कारों की बात कर लेते हैं। जैसे हम बात करें अभी तो वी वेदाचलन का नाम आपको ध्यान रखना है, इसको अभी वी वेंकैया एपिग्राफी पुरस्कार दिया गया है। वहीं पे विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार की बात करें अगर तो चंद्रयान 3 मिशन है इसे दिया गया है। ओलंपिक ऑर्डर IOC द्वारा, यानी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बात कर रहे हैं, उसके द्वारा जो ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया है वो अभिनव बिंद्रा को किया गया है। गांधी मंडेला पुरस्कार 2020 वाला अभी 2024 में दिया गया है, रिगोबर्टा मेंचू को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, ये जेनी एयरपेन बेक का नाम आपको ध्यान रखना है। हंस वॉन हेटिंग पुरस्कार जो है ये अभी के चोकलिंगम को दिया गया है। डॉक्टर सी नारायण रेड्डी, ये जो है ये शिव शंकरी को ये पुरस्कार दिया गया है। 12वां विश्व हिंदी सम्मान, ये भी इम्पॉर्टेंट है, उषा ठाकुर को दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। हाल ही में भोटो यात्रा या भोटो यात्रा का उद्घाटन कहाँ किया गया है, कहीं पे आपको भोटो यात्रा मिलेगा और कहीं पे भोटो यात्रा मिलेगा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है नेपाल के अंतर्गत किया गया, कहाँ पर, नेपाल में। देवता महेंद्रनाथ का नाम आपको ध्यान रखना है। दरअसल ये हर साल ये उत्सव मनाया जाता है और देवता महेंद्रनाथ को ये समर्पित है। जैसे हमारे यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है ना भगवान जगन्नाथ को लेकर के पुरी में, वैसी उसी टाइप का है यहाँ पर भी। नेपाल की बात करें तो राजधानी इसकी काठमांडू है, रुपया यहाँ की करेंसी है। और अभी जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो KP शर्मा ओली बनाए गए हैं। कौन, KP शर्मा जो ओली हैं ये भी नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अच्छा, यहाँ की जो पर्यटन राजधानी घोषित की गई है वो पोखरा को पर्यटन राजधानी बनाया गया है। वहीं पे सार्क जो यानी कि दक्षिण जिसे कहते हैं उसका मुख्यालय यहीं काठमांडू में है ना। 1985 में सार्क की स्थापना होती है और 8 सदस्य देश हैं। एक माउंट एवरेस्ट का नाम आपने सुना होगा, ये जो पर्वत चोटी है इसे यहाँ पर ना सागर माथा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, सागर माथा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अभी यहाँ पर एक बार मैप में नेपाल को देखिए, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हैं तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका नेपाल है। क्या है, ये आपका नेपाल है। और नेपाल की बात करें तो पड़ोसी देश ध्यान रखिएगा, एक तो आपको उत्तराखंड दिख रहा है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश, इधर बिहार और यहाँ पे पश्चिम बंगाल जो है ये, और इधर सिक्किम। तो ये जो आपके कुछ राज्य हैं जो नेपाल से जिनकी सीमा लगती है वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो भारतीय राज्य हैं। बाकी ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता ही रखा है ना, राजधानी, मुद्रा और प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का दूसरा सबसे बड़ा LNG आपूर्तिकर्ता कौन बना है, तो भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो LNG आपूर्तिकर्ता बना है वो अमेरिका बना है। कौन बना है, अमेरिका, USA आपका बिल्कुल सही है। इसने UAE को पीछे छोड़ दिया है, UAE को पीछे छोड़कर ये बना है। अच्छा, ये तो दूसरा है, तो पहला कौन है, तो पहला आपको ध्यान रखना अभी भी कतर है। LNG की बात करें तो लिक्विड नेचुरल गैस इसकी फुल फॉर्म होती है। क्या होती है, लिक्विड नेचुरल गैस जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है। अभी एल्युमिनियम का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक भारत बना है, ये भी आपको ध्यान रखना। किसका, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत दूसरे नंबर पे है, ये ध्यान रखना, ये भी करंट का ही क्वेश्चन है। अगला देखिए, हाल ही में अमित शाह ने कहाँ पर ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप को लॉन्च किया है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या किया है कि अभी 3 नए जो आपराधिक कानून हैं, कौन कौन से, एक आपने शॉर्ट में बता देता हूँ, BNS हो गया, BNSS हो गया और BSA हो गया। इसको लागू करने के लिए चंडीगढ़ में, कहाँ पर, चंडीगढ़ में ये ई-साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई-समन ऐप जो है इसको लॉन्च किया है। ई-साक्ष्य के तहत क्या होगा, तो ई-साक्ष्य के तहत ये होने वाला है जितनी भी वीडियोग्राफी होगी, फोटोग्राफी होगी, गवाही होगी, वो सब एविडेंस के रूप में सर्वर पर सेव कर लिया जाएगा। यहीं पे अगर मैं न्याय सेतु की बात करूं तो न्याय सेतु में क्या है, इसमें जो इसका डैशबोर्ड रहेगा, जो वेबसाइट रहेगी, उसके ऊपर पुलिस, मेडिकल, फॉरेंसिक, अभियोजन और जेल, ये सब आपस में जुड़े रहेंगे, तो थोड़ी पारदर्शिता बनी रहेगी। न्याय श्रुति की बात करें यहाँ पर तो आपको ध्यान रखना है, इसके माध्यम से न्यायालय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या होने वाला है, गवाहों की सुनवाई कर सकेगा। यानी
गवाहों को सुनना है तो अब जाने की ज़रूरत नहीं है, सीधा वीडियो कॉल के माध्यम से आप कहीं पे भी हैं तो काम ये हो जाएगा। ई समन की बात करें, ई समन ऐप के अंदर क्या होने वाला है कि इसके तहत जितने भी साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक रूप से कोर्ट से पुलिस स्टेशन और उस व्यक्ति को भेजे जाएंगे जिसे समन भेजना है, होता है ना कि नोटिस भेजा जाता है, समन भेजा जाता है, तो वो ऑफलाइन भेजा जाता था। अब ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, अब सीधा ऑनलाइन और समन भेज दिया जाएगा। तो कोई ये भी नहीं कह सकता कि मुझे समन नहीं आया या मुझे पता नहीं चला या मैं बाहर था, तो अब उसको डायरेक्ट ये समन जो है ये भेज दिया जाएगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। चलिए, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि मौसम पूर्वानुमान के लिए डॉपलर रडार जो है ये कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो आपको ध्यान रखना है लाहौल स्पीति, ये कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में है, तो आपको ध्यान रखना। आज फिर मैंने आपके लिए एक टुडे क्यूज के अंदर एक क्वेश्चन रखा है कि नासा ने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन के लिए अपने एक्सियोम 4 जो मिशन है, इस मिशन में सदस्य के रूप में किसे चुना है, तो आपको बताना है इसका आंसर, किसे सदस्य के रूप में चुना गया है। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि आज इस वीडियो का लाइक का जो टारगेट रखा गया, मात्र 10 लाइक का टारगेट रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच।